Students, myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. Welcome to lecture number 12 of Chemical Kinetics. In this lecture, the topic which we will cover is our 11th topic of this chapter, and that is reaction mechanisms and the rate law expression. आइए स्टार्ट करते हैं. The step by step pathway by which a reaction occurs is called its mechanism. Some reactions occur in a single step, but most reactions occur in a series of elementary steps. So, अधिकतर reactions are made up of a series of elementary steps. The reaction orders for any single elementary step are equal to the coefficients for that step. ये चीज हमने मोलिकुलरिटी टॉपिक में भी कवर किया था कि अगर कोई एलिमेंट्री स्टेप है तो एलिमेंट्री स्टेप का ऑर्डर उसकी मॉलिकुलरिटी के बराबर होता है, या फिर आप कह सकते हैं द ऑर्डर इज इक्वल टू द कोफिशिएंट्स फॉर दैट स्टेप. सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू दैट कोई भी रिएक्शन, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन will take place in such a manner that it will not occur in a single step. वो कई सारे एलिमेंट्री स्टेप्स से मिलकर हो रहा होगा, और ये जो सारे एलिमेंट्री स्टेप्स हैं टुगेदर दे कंस्टिट्यूट द मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन. अगर हमने सारे एलिमेंट्री स्टेप्स हमें पता है तो हम कह सकते हैं हमें रिएक्शन का मैकेनिज्म पता है. बट अब इसमें ये होता है कि इन मेनी मैकेनिज्म्स हाउएवर वन स्टेप is much slower than the others. जैसे 5 स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है तो कोई एक स्टेप होगा जो बहुत ही ज्यादा स्लो होगा एज कंपेयर टू द रिमेनिंग 4 स्टेप्स. A reaction can never occur faster than its slowest step. कोई भी रिएक्शन है, या इनफैक्ट अगर आप रियल लाइफ की भी बात कर लीजिए, सपोज आप किसी विलेज में रहते हैं और आपको बॉम्बे जाना है और आप दिल्ली के पास किसी विलेज में रहते हैं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको या तो बस या ट्रेन, पहले तो आपको घर से ऑटो पकड़ के बस स्टेशन जाना पड़ेगा और वहां से आप बस या ट्रेन पकड़कर दिल्ली तक जाएंगे, फिर दिल्ली से आप ऑटो करेंगे और एयरपोर्ट जाएंगे. फिर अगर एक बार आप एयरपोर्ट चले गए, फिर बॉम्बे जाने में तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे की फ्लाइट है एंड यू विल रीच बॉम्बे. बट इस पूरे स्टेप में जो स्लोएस्ट स्टेप था वो क्या था? आपके विलेज से दिल्ली तक पहुंचना. तो अब जो ओवरऑल आपका प्रोसेस है कि विलेज से बॉम्बे तक जाना, उसमें स्लोएस्ट स्टेप क्या था? विलेज से दिल्ली पहुंचना. एक बार दिल्ली पहुंच गए फिर बॉम्बे तो आप 1 घंटे में ही पहुंच जाएंगे. तो ये जो आपका पूरी जर्नी है उसमें जो आपका टाइम डिसाइड कर रहा है, टाइम ऑफ ट्रैवल, वो कौन डिसाइड कर रहा है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर यू टू रीच फ्रॉम योर होम टू दिल्ली एयरपोर्ट. तो ये क्या हो गया? ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया. एक बार आप एयरपोर्ट पहुंच गए तो आप जल्दी से बॉम्बे पहुंच जाएंगे. सो इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी प्रोसेस अपने स्लोएस्ट स्टेप से फास्टर नहीं हो सकता. सिमिलरली अ रिएक्शन कैन नेवर अकर फास्टर देन इट्स स्लोएस्ट स्टेप. द स्लो स्टेप इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि ये जो स्लो स्टेप है ये पूरे रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर रहा है. रिएक्शन अपने स्लोएस्ट स्टेप से फास्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए स्लो स्टेप को हम कहते हैं द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. द स्पीड एट विच द स्लो स्टेप अकर्स लिमिट्स द रेट एट विच द ओवरऑल रिएक्शन अकर्स. अगर वो जो स्लो स्टेप है वो बहुत ही स्लो है तो रिएक्शन का रेट काफी स्लो हो जाएगा, इवन दो बाकी स्टेप्स फास्ट है. सिमिलरली अगर स्लो स्टेप थोड़ा फास्ट हुआ तो रिएक्शन का रेट भी थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि फास्ट स्टेप्स तो जल्दी होने ही है. जो स्लो स्टेप है वो डिसाइड करेगा कि रिएक्शन का रेट क्या होगा. अभी तक जो हमने देखा अब हम उसको क्वेश्चंस के रूप में समझेंगे. सो दिस इज अ क्वेश्चन, इट वाज आस्क्ड इन आईआईटी 2006. लेट अस लुक एट इट.
द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ NO with Br2 टू फॉर्म NOBr। तो ये मैकेनिज्म है हमारे रिएक्शन का, NO प्लस Br2। पहले ये आपको दे रहा है NOBr2। देखिए याद कीजिए कि इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट है वो NOBr2 नहीं है, वो NOBr है। तो ये मैकेनिज्म है कि NO प्लस Br2 पहले हमें दे रहा है NOBr2, और फिर NOBr2 इज रिएक्टिंग विद NO टू गिव 2NOBr। तो अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन ऑब्टेन करना है तो इन दोनों स्टेप्स को ऐड कर देना चाहिए। ये दोनों स्टेप्स कैसे स्टेप्स हैं? ये एलिमेंट्री स्टेप्स हैं। एलिमेंट्री स्टेप्स को जब भी आप ऐड करते हो तो आपको ओवरऑल रिएक्शन मिल जाता है। अब इसमें क्या बोला है? इफ द सेकेंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी सेकेंड स्टेप कैसा है? स्लो स्टेप। तो रिलेटिवली जो फर्स्ट स्टेप है वो कैसा स्टेप होगा? फास्ट स्टेप होगा। और ये एक इक्विलिब्रियम स्टेप भी है, तो हम इसको फास्ट इक्विलिब्रियम कहते हैं कि ये जल्दी से इक्विलिब्रियम पर आ जाता है। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO इज। तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चंस को हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। तो हमसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO पूछा गया है और ये स्लो स्टेप है। अच्छा, इस रिएक्शन में ये जो NOBr2 बन रहा है, ये पहले रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरे रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है। तो अगर ओवरऑल रिएक्शन आप लिखोगे तो NOBr2 उस ओवरऑल रिएक्शन में अपीयर नहीं होगा। तो ऐसी स्पीशीज जो टेम्पररीली ऑब्टेन होती हैं रिएक्शन में, टेम्पररीली ये बनी पर बाद में ये कंज्यूम भी हो गई, ऐसी स्पीशीज इंटरमीडिएट कहलाती हैं। अगर हम नेट रिएक्शन लिखेंगे तो नेट रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स अपीयर नहीं होते हैं। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा? 2NO प्लस Br2 गिव्स अस 2NOBr। तो हम देख सकते हैं कि ये एक इंटरमीडिएट स्पीशीज है, ये टेम्पररीली अपीयर हो रही है पर बाद में फिर ये डिसअपीयर भी हो जा रही है। तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। अब देखें, अगर हमें इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखना है तो जैसा मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय इट्स स्लोएस्ट स्टेप। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन का रेट होगा वो कौन डिसाइड करेगा? जो उसका स्लोएस्ट स्टेप है। और चूंकि ये स्लो स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम इस रिएक्शन का जो ऑर्डर्स लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए वो इसके कोफिशिएंट्स को देखकर लिख सकते हैं। तो हम इस स्लो स्टेप के लिए रेट लॉ क्या लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NOBr2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO। और जो स्लोएस्ट स्टेप का रेट होगा वही ओवरऑल रिएक्शन का भी रेट होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन के लिए भी यही रेट लॉ निकल कर आएगा। अब इसको अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO तो 1 है, बट यहां गलती हो जाएगी क्योंकि इस रेट लॉ में NOBr2 अपीयर हो रहा है जबकि ओवरऑल रिएक्शन में NOBr2 तो अपीयर नहीं हो रहा है। तो हम नहीं चाहते कि रेट लॉ में कोई ऐसी स्पीशीज आए जो बस टेम्पररीली ही बनी है। ऐसी स्पीशीज ओवरऑल रेट इक्वेशन में नहीं आनी चाहिए। इंटरमीडिएट शुड नॉट अपीयर इन द रेट लॉ। तो अगर हमें NOBr2 का कंसेंट्रेशन किसी और टर्म्स में अगर हम लिख पाए तो हम इसका रेट लॉ प्रॉपरली ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें फर्स्ट रिएक्शन का यूज करना चाहिए। सेकेंड रिएक्शन का यूज हमने किया रेट लॉ लिखने के लिए। हमेशा यही करना है, जो भी स्लो स्टेप होगा उसको देखकर आपको रेट लॉ लिख देना है। अब इसमें कई बार ऐसा होगा कि कोई ऐसी स्पीशीज आ रही होगी जो कि ओवरऑल रिएक्शन में नहीं अपीयर हो रही होगी, तो उसके लिए आपको दूसरे रिएक्शंस की ओर देखना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन का कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा। लेट अस से इट इज इक्वल टू KEQ। तो हम KEQ का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं?
KEQ can be written as concentration of NoBr2 upon concentration of NO into concentration of Br2। तो यहां से NoBr2 का कंसेंट्रेशन कितना निकल कर आ गया? कंसेंट्रेशन ऑफ NoBr2 इज इक्वल टू KEQ into concentration of NO into concentration of Br2। तो अब हमारे पास ये जो इंटरमीडिएट है उसके कंसेंट्रेशन का एक एक्सप्रेशन निकल कर आ गया। तो अब फाइनली ये जो रेट लॉ हमने ऑब्टेन किया था स्लो स्टेप को देखकर, उसमें हम NoBr2 के कंसेंट्रेशन की जगह क्या लिख देंगे? KEQ into concentration of NO into concentration of Br2। तो यानी अब हमारा रेट लॉ क्या बन जाएगा? ये ओवरऑल रिएक्शन को मैं रब कर देता हूं। तो फाइनली हमारा रेट लॉ हो जाएगा रेट इज इक्वल टू K इंटू KEQ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Br2। ये हो गया NoBr2 का एक्सप्रेशन और इंटू NO। अब देखिए ये एक कांस्टेंट है, KEQ भी एक कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट विल बी सम अनदर कांस्टेंट, लेट अस कॉल इट एज K डैश। NO का क्या हो जाएगा? NO स्क्वायर इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Br2। सो दिस इज द फाइनल रेट लॉ, फाइनल रेट एक्सप्रेशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। और अब इस फाइनल रेट लॉ को देखकर हम कह सकते हैं कि NO के रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है। अगर Br2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पूछा जाता तो वो फर्स्ट ऑर्डर होता, और ओवरऑल ऑर्डर पूछा जाता तो इट वुड हैव बीन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू NO। Means now let us look at another question. A reaction A2 plus B2 gives 2AB, follows the mechanism। तो पहले A2 हमें देता है A प्लस A, और ये कैसा रिएक्शन है? ये एक फास्ट इक्विलिब्रियम है। फिर जो A बना वो B2 के साथ रिएक्ट करके AB प्लस B देता है, एंड दिस इज द स्लो स्टेप। फिर A एंड B combine to give AB, and this is again a fast step। तो ये एलिमेंट्री स्टेप्स हैं इस ओवरऑल रिएक्शन के। अगर आप इन तीनों स्टेप्स को ऐड कर देंगे तो आप देखेंगे कि यही इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी। अब हमें पूछा गया है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो यहां पर एक बात देखिए, ये जो A और B है, ये A और B तो ओवरऑल रिएक्शन में अपीयर नहीं हो रहे हैं, यानी ये टेम्पररीली ही अपीयर हो रहे हैं इस रिएक्शन में। तो A एंड B आर इंटरमीडिएट्स ऑफ दिस रिएक्शन। तो अब इस वीडियो को आप यहां पर पॉज कीजिए, खुद से इसका आंसर निकालिए और उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए। नाउ लेट अस लुक एट द सोल्यूशन। देखिए इस रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप है वो तो ये वाला है, तो जो रिएक्शन का रेट होगा वो भी इसी इक्वेशन से डिटरमाइन होगा। यानी हम रेट लॉ क्या लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B2। पर अब इस एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर A आ रहा है, और जबकि A तो ओवरऑल रिएक्शन में नहीं आ रहा है, यानी A क्या है? A एक इंटरमीडिएट है, और हम नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी चीज जो रिएक्शन में सिर्फ टेम्पररीली आ रही है उसको हम रिएक्शन के रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिखें। तो यानी हमें यहां से A को एलिमिनेट करना है, और A को एलिमिनेट करने के लिए हम देखेंगे इस रिएक्शन की तरफ
क्योंकि यहां दिया हुआ है ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। अब अगर ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो इसका कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा, लेट अस कॉल इट के ई क्यू। अब के ई क्यू किसके बराबर होगा? के ई क्यू विल बी इक्वल टू concentration of A into concentration of A upon concentration of A2। यानी के क्यू क्या हो जाएगा? concentration of A into concentration of A upon concentration of A2। तो ये न्यूमरेटर हो गया concentration of A का स्क्वायर अपॉन concentration of A2। अब हमें concentration of A को ही लिखना था ना यहां पर, इसको हमें रिप्लेस करना था, तो वो इस इक्वेशन की मदद से हम कर सकते हैं। इस इक्वेशन की मदद से हम लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ के क्यू इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर होगा के क्यू इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा? के ई क्यू की पावर 1/2 इंटू ए टू की पावर 1/2। तो अब देखिए, हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी जो इंटरमीडिएट था उसको नॉन स्पीशीज के टर्म्स में लिख लिया। तो अब ये जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन था उसमें कंसंट्रेशन ऑफ ए की जगह हम इस एक्सप्रेशन को लिख देंगे, यानी रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा? के इंटू के ई क्यू की पावर 1/2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू की पावर 1/2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B2। तो अगर देखिए K एक कांस्टेंट है और के ई क्यू भी एक कांस्टेंट है, के ई क्यू की पावर 1/2 भी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इज सम अनदर कांस्टेंट। तो फाइनली हम रेट के एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल टू के डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू की पावर 1/2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B2। तो इस रेट एक्सप्रेशन से हम क्या कह सकते हैं कि द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1/2 प्लस 1। अगर A2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पूछा जाए तो वो होगा 1/2 और B2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर होगा 1, यानी ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा? ओवरऑल ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 यानी 3/2। So that is the answer to this question. And this is it for this lecture. In the next lecture, we will cover the topic of radioactivity. Thank you.